गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। बच्चों आज जो है इकाई 2 आंकड़ों का संकलन व्यवस्थीकरण एवं प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत अध्याय 3 में देखेंगे। आज आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब हम जो भी काम करते हैं, जैसे अभी बताया इससे पहले सांख्यिकी के बारे में, सांख्यिकी जैसे हम आंकड़ों को लेकर ही उनको क्या करते हैं, जानकारी प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो उसी का आगे आज देखेंगे, उसी में आंकड़ों का संकलन। जैसे सांख्यिकी रीति में सांख्यिकीय रीतियों में समंकों जैसे आंकड़ों का संकलन महत्वपूर्ण कार्य है। अभी बताया मैंने, समंकों के संकलन से तात्पर्य समंकों के एकत्र किए जाने से सांख्यिकीय अनुसंधान की सफलता संकलित आंकड़ों के स्वरूप एवं आकार पर निर्भर होती है, जितना उनका फैलाव रहता है। यदि इनमें कोई दोष या त्रुटि रही तो ये सारे अनुसंधान को प्रभावित करेगा, मतलब वो कार्य जो है निष्कर्ष पूर्ण नहीं हो पाएगा तथा निष्कर्ष भी अशुद्ध होगा। अतः अनुसंधानकर्ता के लिए इस कार्य में अत्यधिक सावधानी व सतर्कता बरतना अति आवश्यक होता है। तो जो हम आंकड़े जैसे वहाँ पर बताया गया था सांख्यिकी में लिया जाता है बच्चों, उन्हीं आंकड़ों का हमको क्या करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए उनको संकलित किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे समंकों के प्रकार, टाइप ऑफ डाटा, मतलब हम उसी चीज़ को एक जगह एकत्रित करके रखे जाते हैं। तो समंक दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर बताया गया बच्चों। पहला है प्राथमिक समंक, प्राइमरी डाटा। प्राथमिक समंक में वे समंक हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता मतलब खोजकर्ता द्वारा पहली बार एकत्र किया जाता है। अनुसंधानकर्ता खोज के लक्ष्य, आकार एवं स्वरूप के आकार पर आंकड़े एकत्र करता है, जितना उनका फैलाव रहता है, जितना उनका संख्या रहता है। पहली बार के संकलित होने के कारण इन्हें प्राथमिक समंक कहा जाता है। प्राथमिक समंक कच्चे माल की तरह ही होते हैं, जिन पर विश्लेषण तथा निर्वाचन के उद्देश्य से सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे बच्चों, होरेक्स के सेक्राइट के अनुसार जो बताया गया है कि प्राथमिक समंकों से तात्पर्य यह है कि वे मौलिक है अथवा जिनका समूहीकरण बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं हुआ है। घटनाओं का लेखांकन या गणना उसी तरह से किया गया है जैसे कि उन्हें पाया गया है। वे मुख्य रूप से कच्चे माल की तरह ही होते हैं। एक नंबर है होरेक्स सेक्राइट के अंतर्गत। अगला देखेंगे बच्चों, दूसरा 3 नंबर है द्वितीय समंक, मतलब सेकंड डाटा जो हम बनाते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में देखेंगे या चिप में पर रखते हैं डाटा, उसी प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। द्वितीय समंक में वे समंक है जिन्हें पूर्व में ही किन्हीं व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा एकत्रित किया गया है तथा सांख्यिकी रीति का प्रयोग उन पर किया जा चुका है। जब कोई अनुसंधान करता है इन आंकड़ों का प्रयोग अपने अनुसंधान में करता है तो ये आंकड़े उसके लिए द्वितीय आंकड़े होंगे। जैसे ग्रामीण ऋणग्रस्तता का अध्ययन करने के लिए इस विषय पर प्रकाशित रिजर्व बैंक के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, तो यह द्वितीय सामग्री होगी। तो M ब्लेयर के अनुसार द्वितीय समंक वे हैं जो पहले से ही अस्तित्व में रहते हैं और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से एकत्र किए गए हैं। तो ये होता है आपका जो है समंक, जो है तो 2 प्रकार के बताया गया है, मतलब प्राथमिक समंक और द्वितीय समंक। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों में अंतर, है ना, डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत में। तो नए सिरे से संकलित समंक प्रथम अनुसंधानकर्ता के लिए प्राथमिकता होते हैं तथा उन्हीं समंकों को किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रयोग करने पर उसे उनके लिए द्वितीय हो जाता है। जैसे पहले जो काम करते हैं वो पहला अनुसंधान के अंतर्गत हो गया, मतलब प्राथमिकता के अंतर्गत, दूसरे उसको अलग से जो अनुसंधान करते हैं उनको द्वितीय माना जाता है। तो प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों में जो है प्राय मात्र डिग्री का ही अंतर है। तो जैसे कि H सेक्राइट ने लिखा है कि विस्तृत रूप में प्राथमिक व द्वितीय आंकड़ों में अंतर केवल अंशों का है। जो आंकड़े एक पक्ष के लिए द्वितीय है तो वही जो है अन्य पक्ष के लिए प्राथमिक तो होगी। इसी प्रकार वैक्सेल, वेल्टन व साइमन ने लिखा है, अनुसंधान की रीति में मौलिक रूप से संकलित आंकड़े प्राथमिक समंक कहे जाते हैं। जिन संकलन या अन्य व्यक्तियों के द्वारा होता है द्वितीय समंक कहलाते हैं। तो अब इसमें देखते हैं बच्चों द्वितीय समंक और प्रथम प्राथमिक में जो है आंकड़ों में अंतर क्या होता है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है प्रथम जो है समंक अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करते हैं। यहाँ पर द्वितीय समंक वे होते हैं जो पहले एकत्र किए गए हैं। जैसे पहला अनुसंधान कर जो है प्राथमिकता वाले पहले एकत्र किया गया है, उन्हीं को किए गए
एकत्र किए जा चुके हैं और उनको अनुसंधानकर्ता द्वारा नए सिरे से एकत्र नहीं किया जा सकते। तब जो इस पहला कर लिया उसको दूसरे ने नहीं कर पाया। द्वितीय, प्राथमिक समंग मौलिक तथा सांख्यिकी रीतियों के लिए कच्चे माल की तरह होता है। ये द्वितीय समंग निर्मित माल की तरह होता है, मतलब बना बुनाया, क्योंकि वे सांख्यिकी यंत्र में से एक बार निकाल चुके होते हैं। प्राथमिक समंकों को एकत्र करने में धन, समय व श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि खोज की संपूर्ण योजना बनानी पड़ती है। द्वितीय समंग में अधिकतर पत्र पत्रिकाओं, सरकारी व एवं गैर सरकारी प्रकाशनों आदि से उपलब्ध हो जाते हैं, अतः धन, समय, श्रम की बचत होती है। इसमें देखेंगे बच्चों, प्राथमिक समंकों का संकलनकर्ता अपने उद्देश्य के अनुकूल समंकों का संकलन करता है जो उनके उपयोग में हो। द्वितीय समंक किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्र होने के कारण वर्तमान उद्देश्य के हमेशा अनुकूल नहीं होते, उनके समान नहीं होते। पांचवा देखेंगे, प्राथमिक आंकड़े एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य एकत्र किए जाते हैं। द्वितीय समंकों के एकत्रीकरण का भी एक उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है। अब आते हैं हम प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की रीति, किस प्रकार से अपन उसको करते हैं। तो मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। शुरुआत प्राइमरी आप देखेंगे जो कंप्यूटर में प्राथमिक जो होता है सेकेंडरी डाटा, मूल डाटा और सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत बताया जाता है, वैसे यहाँ पर जो है एकत्र किया जाता है। तो इसमें बताया गया है, फर्स्ट जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है बच्चों, तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं संबंधित व्यक्तियों के पास जाकर अनुसूची एवं प्रश्नवाली के द्वारा समंकों का संकलन करता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता को व्यवहार कुशल होना चाहिए। साथ ही यदि वह उस क्षेत्र की भाषा एवं रीति रिवाज से परिचित हो तो उसे अनुसंधान या खोज में काफ़ी सहायता मिलती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के मासिक जो है खर्च के संबंध में समंग एकत्र करना चाहता है तो वह विद्यालय में जाकर छात्र छात्राओं से संपर्क स्थापित करेगा तथा इच्छित समंग प्राप्त करेगा। यह रीति वह उपयुक्त होती है जहाँ जांच क्षेत्र सीमित होती हैं, अधिक जो है शुद्धता की आवश्यकता होती है, तो संकलित जो है समंकों के गोपनीयता रखना होगा। इस स्थिति में प्रश्न की संख्या कम, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ पर मेरिट जो दिया है, मेरिट जो यह है गुण, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के निम्न गुण होते हैं। पहला, समंकों को मौखिक एवं शुद्ध रूप में एकत्रित किया जाता है। दूसरा, संकलित समग्र में एक रूपता तथा सजातीयता का गुण कायम रखा जा सकता है। दूसरा है, स्वयं उपस्थित रहने के कारण अनुसंधानकर्ता अपनी निरीक्षण शक्ति से संबंधित काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया प्रश्नों में आवश्यक सुधार कर वांछनीय जानकारी प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें छांट कर सो है। पांचवा, चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं खोज का कार्य करता है अतः खर्च कम होता है। अगला देखेंगे तो उसमें बताया गया है समंकों की जांच की जा सकती है। सातवां दिया है यहाँ पर, रीति सीमित क्षेत्र के लिए अधिक उपयोग होता है। तो अगला देखेंगे बच्चों दोष के बारे में। यहाँ पर समंक आंकड़े जो बताया था उसके दोष के अंतर्गत देखेंगे कि इस रीति के निम्न दोष से पहला, यह रीति बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि अनुसंधानकर्ता कठिनाई का अनुभव करता है। दूसरा, चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं ही खोज करता है इसीलिए उसके पक्षपात की अधिक संभावना बनी रहती है। तीसरा, समंकों के संकलन में काफ़ी समय लगता है इसलिए अधिक धन व्यय हो सकता है। चौथा देखेंगे, खोज का क्षेत्र सीमित होने के कारण निष्कर्षों की मान्यता एवं विश्वसनीयता पर संदेह प्रकट किया जा सकता है। अब अगला ये देखते हैं यहाँ पर इस रीति से संबंधित सावधानियाँ। इस रीति का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला, अनुसंधानकर्ता को व्यवहार कुशल होना चाहिए, मतलब जो भी कार्य खोज रहा है उसमें व्यवहार कुशल हो जिससे वह सूचना देने वाले का सहयोग विश्वास प्राप्त कर सके। दूसरा, प्रश्न संख्या में कम, सरल व स्पष्ट और ऐसी होनी चाहिए जिससे उत्तर देने वालों को बुरा ना लगे। तीसरा, संदेहास्पद उत्तरों की सत्यता जांचने के लिए ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जिससे उत्तरों की सत्यता की जांच हो सके। चौथा है, खोजकर्ता को पक्षपात नहीं करना चाहिए। पांचवा है, जांचकर्ता को संबंधित क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए।
तो आइए देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट और है ना ओरल इन्वेस्टिगेशन। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान में समस्या से संबंधित व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं ली जाती है, बल्कि समस्या संबंधित व्यक्तियों से अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र की जाती है। जैसे किसी ग्राम में ऋणग्रस्तता की जानकारी सीधे ऋणी व्यक्ति से ना ली जाकर इसके संबंध में सहकारी समितियों, महाजन, साहूकार, ग्राम के नेता एवं अन्य संबंधित इकाइयों से मौखिक पूछताछ की जा सकती है। कभी कभी खोज से संबंधित व्यक्ति से जो है अप्रत्यक्ष रूप से है ना स्वरूप के प्रश्न पूछकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आइए देखते हैं मुझे बच्चों गुण बताए गए इसके। इस रीति के गुण निम्नलिखित हैं। यह रीति जो है विस्तृत क्षेत्र के अनुसंधान के लिए होता है, उपयुक्त है। दूसरा, इस रीति के द्वारा कम व्यय पर भी शीघ्रता से कार्य किया जा सकता है। तीसरा दिया, इस रीति में विशेषज्ञों का परामर्श भी प्राप्त हो जाता है, जिससे निष्कर्ष निकालने में सुविधा होती है। तो इसमें बताया गया है कि हम किस प्रकार जो है विशेषज्ञों का परामर्श भी प्राप्त हो जाता है, जिससे निष्कर्ष निकालने में सुविधा होती है। अगला जो चौथा दिया बच्चों यहाँ पर देखेंगे, इस रीति के निष्कर्षों पर जांच करने वाले के पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता। पांचवा, इस रीति की सहायता से गुप्त सूचना भी एकत्र किया जा सकता है। तो आइए बच्चों लास्ट देखते हैं इसमें। इस रीति के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। इस विधि में संबंधित व्यक्ति का सही राय जानना कठिन होता है कि उसका मन में क्या है। दूसरा, अप्रत्यक्ष रूप से सूचना देने वाला व्यक्ति सावधानी से सूचना नहीं देता है, क्योंकि वे समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते। दूसरा है, इस प्रकार की खोज में अधिक शुद्धता की आशा नहीं की जा सकती है। चौथा है, जो सूचनाएं संकलित की जाती हैं उनमें त्रुटियों की संभावना बनी रहती है, अतः इन सूचनाओं के प्रति अविश्वास रहता है। तो नेक्स्ट में देखेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे आप लोग इस रीति से संबंधित सावधानियां आपको नेक्स्ट में द्वितीय भाग में आपको जानकारी दी जाएंगी। गुड डे बेटा, आज के लिए आपका अध्याय 3 के अंदर